हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का चौथा पाठ मिठाई वाला के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि वह अलग अलग ढंग से बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वास्तव में वह बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करता था ताकि दूसरों के बच्चों को देखकर अपने दुख को कम कर सके। मिठाई वाला खिलौने बेचने का काम नहीं करता था, ना ही खिलौने बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। वह एक अमीर व्यक्ति था। वह तो केवल उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए आता था, इसलिए वह कई कई महीनों बाद उस नगर में आता था। प्रश्न दूसरा, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर है, मिठाई वाले का सबसे बड़ा गुण उसकी मधुर ध्वनि थी। जब वह मधुर ध्वनि से गीत गाता या दूसरों से बातें करता था तो सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। ये गुण थे जिसके कारण बड़े और बच्चे सभी उसकी ओर आकृष्ट होते थे। प्रश्न तीसरा, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका उत्तर है, विजय बाबू को लगता था कि मुरली वाला अपनी मुरली महंगी बेच रहा है, इसलिए वह अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे तब सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अपना तर्क प्रस्तुत करता हुआ कहता है, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है और दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला क्यों विश्वास करेंगे? प्रश्न चौथा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती थी। वे अपना अपना खेल छोड़कर इठलाते हुए खिलौने वाले को समूह बनाकर घेर लेते थे। बच्चे खिलौने देखकर मचल उठते थे। वे अपनी तोतली भाषा में खिलौनों की कीमत पूछते थे। वे अपनी अपनी पसंद के खिलौनों के लिए जिद भी करते थे। वे खिलौने लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते थे। प्रश्न पांचवा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर है, रोहिणी कहानी की प्रमुख नारी पात्र है। वह खिलौने वाले के मधुर स्वर को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, किंतु कुछ माह से वह उनके नगर में नहीं आया था। अब वह खिलौनों की अपेक्षा मुरली बेचने लगा था। उसकी ध्वनि भी वैसी ही मधुर थी। वह भी बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला गा गा कर मुरली बेच रहा था, इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण हो आया। प्रश्न छठा, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, रोहिणी के घर में रहने वाली दादी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो उठा था। उसे दादी की बात सुनकर अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ गई थी। उसे अपने जीवन के वो दिन याद आ गए थे जब वह एक अमीर व्यक्ति था और अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताते हुए कहा कि वह इन वस्तुओं को बेचकर इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखना चाहता है। वह इन बच्चों में अपने बच्चे ही देखता है। अगला प्रश्न सातवां, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, दादी ने जब
मिठाई वाले से उसके इस काम के करने के विषय में पूछा तो वह भावुक हो उठा। उसकी आंखों में अपने बच्चों व पत्नी की तस्वीर जाग उठी थी। वह अपने सुंदर एवं प्यारे परिवार रूपी संसार को याद करने लगा था। उसे चुन्नू मुन्नू दोनों अपने बच्चों जैसे ही लगे थे। उसने उन्हें कागज की पुड़िया में मिठाई दे दी। जब रोहिणी ने मिठाई के पैसे देने चाहे तो वह पैसे लिए बिना ही चला गया। जाते जाते कहने लगा कि अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। प्रश्न 8वां, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो इसका उत्तर है, वास्तव में ये कहानी काफी समय पहले की घटना को बताती है। उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, इसलिए रोहिणी चिक के पीछे से बात करती थी। किंतु आज समय बदल गया है। अब स्त्रियां पढ़ने लिखने लगी हैं। अब पर्दा प्रथा को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए अब स्त्रियां चिक के पीछे खड़ी होकर बात नहीं करती। यदि किसी स्थान पर ऐसा करती भी होंगी तो किसी मजबूरी के कारण ही। हमारी राय में यह ऐसा करना उचित नहीं है। हर स्त्री को पुरुष के समान स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ऐसा करना पिछड़ेपन को प्रकट करता है। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, मिठाई वाला नामक कहानी के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है ए. भगवती प्रसाद वाजपेयी। दूसरा, मिठाई वाला नगर में सबसे पहले क्या बेचने के लिए आता है? इसका उत्तर है बी. खिलौने। तीसरा, किसके आने पर युवतियां चिकों को उठाकर नीचे झांकने लगती थी? इसका उत्तर है सी. खिलौने वाले के। चौथा प्रश्न, बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते हैं? इसका उत्तर है बी. खिलौने वाले को। प्रश्न 5वां, राय विजय बहादुर का रोहिणी के साथ क्या संबंध है? इसका उत्तर है डी. पति पत्नी का। प्रश्न 6, खिलौने वाला कितने महीने बाद नगर में दूसरी बार आया था? इसका उत्तर है सी. 6 महीने। प्रश्न 7वां, खिलौने वाला दूसरी बार नगर में क्या बेचने के लिए आया था? इसका उत्तर है बी. मुरली। प्रश्न 8वां, मिठाई वाला अपनी मुरली को कितने पैसों में बेचता है? इसका उत्तर है सी. 2 पैसों में। 9वां प्रश्न, कहानी में मिठाई वाले की उम्र कितनी बताई गई है? इसका उत्तर है डी. 30-32 वर्ष। 10वां, मिठाई वाला कैसा साफा बांधता था? इसका उत्तर है सी. बीकानेरी। प्रश्न 11वां, चुन्नू मुन्नू के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है ए. राय विजय बहादुर। प्रश्न 12वां, मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरली थी? इसका उत्तर है सी. 57। प्रश्न 13, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। ये शब्द किसने किसके बारे में कहे हैं? इसका उत्तर है ए. विजय बाबू ने मुरली वाले के बारे में। प्रश्न 14वां, मिठाई वाला नगर में तीसरी बार कितने महीने बाद आया था? इसका उत्तर है डी. 8। अंतिम प्रश्न, मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? इसका उत्तर है बी. 2। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।